अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत के सामने कई अंदरूनी और बैरूनी सियासी चैलेंजेस हैं। एक जानब इसकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से तवातुर से शिकवे और शिकायत सामने आ रही हैं, जबकि बैरूनी तौर पर अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इम्कान यह भी है कि ईद के बाद ये अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक भी चला सकती हैं। अपोजिशन जमातों ने गुज़िश्ता दिनों कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसका एलामिया भी जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने तो ईद के बाद अपनी एक तहरीक का ऐलान कर रखा है, लेकिन जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं अगर वो भी पीटीआई के इस मौक़िफ़ की हमायत करती हैं तो फिर हुकूमत के चैलेंजेस में मजीद इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के नाम खतूत है। अब उन्होंने अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन में एक मजमून लिखा है। लीग रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि इमरान खान का यह मजमून आलमी सतह पर पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की काबिल मजम्मत कोशिश है। आज सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत से एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी मांग ली है। गुज़िश्ता दिनों आसिफ अली जरदारी ने लाहौर का दौरा किया था और उनकी मुलाकात पार्टी रहनुमाओं से हुई थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उनके सामने शिकायत के अंबार लगा दिए थे। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा था कि जानता हूं तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी पंजाब में पावर शेयरिंग कैनाल समेत दीगर मामलात पर इत्तेहादी जमात नून लीग को तनकीद का निशाना बनाती रही है। खास तौर पर जो कैनाल्स का मामला है उस पर पीपल्स पार्टी के जो सिंध हुकूमत है उसके वज़रा की तरफ से भी आवाजें उठाई जा रही हैं। आज भी सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि दरिया सिंध पर कैनाल्स नहीं बनेंगी और ना ही बनने देंगे। अब हुकूमती इताअत को अंदरूनी तौर पर जिन खतरात या खदशात का सामना है और फिर बैरूनी तौर पर भी जो है वो इसके लिए चैलेंजेस हैं, अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो सकती हैं। ये जो मामलात हैं हुकूमत इनको किस तरह से डील करने का इरादा रखती है, किस तरह से जो है वो हुकूमत की अप्रोच क्या होगी। राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सबसे पहले तो मैं ये जो अपोजिशन की जमातें आपके अगेंस्ट इकट्ठी हो रही हैं और इन्होंने एक एलामिया जारी किया जिसमें इन्होंने मौजूदा असम्बली की आईनी कानूनी हैसियत को मानने से इनकार किया, ये जो अकट है इनका, इसको हुकूमत मुस्लिम लीग नून किस तरह से देखती है? देखिए ये इलेक्शन तले जिस तरह का इन्होंने एक रवैया बनाया हुआ है, ये सारे आपको पता शिकस्त खुर्दा है। और खुद जो पीटीआई स्पेशली पीटीआई के 2018 के इलेक्शन आपको पता जिस तरह हुए थे वो नेकेड किस्म की धांधली थी, लेकिन हमने सिस्टम को चलाने के लिए फिर भी कहा कि हम आपके साथ तावन करेंगे, आप कोई काम शाम करें। लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है ना तो गवर्नमेंट में ये काम करते हैं, अपोजिशन में आते हैं तो फिर भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। अब इन्होंने मेरा ख्याल जब से ये गवर्नमेंट से निकले हैं कोई आपने देखा बेशुमार इन्होंने ऐसे काम किया जो स्टेट को कमज़ोर करने वाली बात है, जिस तरह 9 मई का वाक़या है या इस्लामाबाद पे चढ़ाई है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बाकी उनके साथ कोई लोग मिले हुए हैं, वो उनके मतलब मैंने क्या कमेंट करना है, वो 0+0+0 वाली बात है। कोई ना उनके कोई हल्के हैं ना किसी जगह से वो जीत सकते हैं, तो इस तरह के मामलात है। मौलाना साहब हैं वो बड़े अच्छे सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं, समझदार हैं, तो वो तो इनके साथ कोई अभी वो एक दिन मैं प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो इनके आए हुए थे कामरान मुर्तज़ा साहब, तो वो पूछ रहे थे पीटीआई वाले कि ये अभी होना था इनका ये जो कट होना था जो जिसके अंदर की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जी हमने तो बिल्कुल नहीं इनके साथ बैठना, तो हम तो एक वफद भेजेंगे वहाँ पे जो ऑब्जर्वर के तौर पे, तो ना हमारा अलायंस है कोई। मैं वो बार बार पूछे पीटीआई वाला, मैंने कहा यार आप जवाब ही समझे आप तुसी ना ही समझो इन्होंने ही लाभ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ईद के बाद भी देख लेंगे जो इन्होंने करना है वो आप भी देखेंगे, हम भी देख ले। राइट, लेकिन राना साहब इसमें देखिए बुनियादी मसला इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात हैं, धांधली का शोर है और ऐसा लगता है कि इसी मुद्दे ने इन तमाम जमातों को इकट्ठा कर दिया है। इसका कोई हल है या इसका कोई हल निकलना चाहिए? साहब अगेन मैं बताऊंगा कि कौन सा इलेक्शन है जिस पे धांधली का इल्जाम ही लगे, लेकिन आपको याद होगा कि 13 में इन्होंने 35 पंक्चर वाली बात इतनी तवत्तर के साथ ये बात करते हैं, झूठ बोलते हैं पीटीआई वाले,
तो इन्होंने 35 पिक्चर की ये बात बानी पीटीए करता रहा, फिर जुडिशल कमीशन बना, तो वहां पे जो आया रिपोर्ट आई वो भी आपके सामने है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा वो 35 पिक्चर वाली बात तो मैंने सियासी बात कर दी थी, मुझे तो पोया साहब ने बताया था और उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ये खुद इमरान खान का स्टेटमेंट था। तो अब इस किस्म की ये बातें करेंगे कि मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ कोई किसी हकायक पे मुबनी बात करते हैं। अभी इन्होंने पिटीशन की हुई है सुप्रीम कोर्ट में इसी जुडिशल कमीशन के लिए, आपको भी पता है, वो टेकअप भी हुई है, तो उससे पता चल जाएगा क्या एविडेंस है, क्या इनके पास है, जैसे ये कमीशन बनाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन राणा साहब, अभी एक जो पीपल्स पार्टी के साथ आपके इश्यूज हैं, एक तरफ तो जरदारी साहब लाहौर आते हैं, उनके सामने शिकायत के अंबार लगते हैं, तो एक तो वो मसला है, दूसरा कैनाल्स वाला इशू है। ये दो इश्यूज ऐसा लगता है कि जिस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल आवाजें आ रही हैं, ये ऐसा क्यों है? नहीं, जरदारी साहब का बयान तो आप देखेंगे तो बड़े पॉजिटिव होते हैं, बस एक पॉलिटिकल अच्छा, उन्होंने कोई बात करनी होती है, लेकिन वो हमारे लाई हैं, हमारे सपोर्ट में हैं, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनके पास हैं, जो भी एक उस वक्त हमारी उनके साथ बैठक हुई थी गवर्नमेंट बनाते हुए। हाँ, तो इस बड़े वो स्टेक होल्डर हैं उसमें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर हैं, और एक सूबे में उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस किस्म की कोई ज्यादा उससे है, लेकिन गिले शिकवे लाइज में होती रहते हैं, कुछ चलता रहता है, चाहे वो कैबिनेट में हो या कैबिनेट से बाहर जो लाइज होते हैं उनके साथ मामला चलते रहते हैं। वहां भी आपको पता है एमक्यूएम में वो भी आए दिन कोई ना कोई ऐसी बयान देते हैं जैसे ये तसर मिलता है शायद गवर्नमेंट के साथ नाराज हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये मामला चलते रहेंगे। और उन्होंने खुद कहा है कि किसी उनके अहम बंदे ने कि ये हमारी मजबूरी है गवर्नमेंट के साथ देना और साथ बैठना। ठीक है। लेकिन ये नहरों वाला जो मामला है, क्या आपको लगता है इस पर जो तनकीद हो रही है, इस तनकीद का कोई जवाब है? ये जो वज़रा की तरफ से सिंध में मुसलसल बयानात इस मामले पर सामने आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, बड़ी एक्सप्लेनेशन इस पे हो चुकी है कि वो उनका पानी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि ये जो इधर सतलज है या दूसरे वो जो उसमें कोई पानी मिक्स करके इसमें डालेंगे। और चुलस्तान एक देखें वहाँ बड़ा एक पोटेंशियल है कि वहाँ हमारी एग्रीकल्चर जो है वो उससे ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि अभी जो हमारे जो पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव है उसके तहत जो वहाँ पे कल्टीवेशन हुई है बड़ा ज़बरदस्त। अगले दिन हम गए हुए थे, मरियम बीबी थी चीफ मिनिस्टर साहबा और आर्मी चीफ थे, मैं भी गया था क्योंकि मेरे पास फूड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरह की वहाँ सरसब्ज ही सरसब्ज था, बेहतरीन वहाँ पे हमारी वीट थी। दूसरे उन्होंने जो फसलें लगाई बड़ा उसका यील्ड आई है, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन बड़ी है। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है पानी अगर हो तो इतना एरिया पड़ा हुआ है वो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा इशू नहीं है, एक पॉजिटिव चीज़ है, वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी और वहाँ चुलिस्तान में आपको हरियाली नजर आएगी। लेकिन राणा साहब, इतना अरसा हो गया, क्या वजह है कि ये जो एक्सप्लेनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं इसके बावजूद वो मुतमईन नहीं है? उनको पता है सारी बात का। अच्छा, चले, ठीक है। लेकिन राणा साहब, अब इसमें ये जो डायलॉग वाली बात है, ये ऑपोजिशन जमातों ने भी कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात है, दूसरा उन्होंने कहा कि कौमी डायलॉग जो है वो होना चाहिए। आपके ख्याल में ये दोनों को पॉसिबिलिटीज हैं? रहमान साहब, पहले तो डायलॉग इन्होंने पहले अभी एक कमेटी बनी थी जहाँ गवर्नमेंट और पीटीआई के लोग थे, उस डायलॉग का जो इन्होंने नशर किया, जिस तरह इनकी नीयत थी, जो सीरियसनेस थी, वो भी आपके सामने है। दूसरी बात ये है कि नया इलेक्शन का हल यही है कि ये कोई हल नहीं है। इस तरह तो जो भी इलेक्शन होंगे, जो हार जाएंगी जो जमातें, वो कहेंगी दोबारा इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन कराना कोई इतना मजाक नहीं है। ये इस तरह नहीं होता कि एक इलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप 6 महीने बाद साल बाद कहेंगे जी इलेक्शन कराएं। तो हमारी पहले ही कोई इकॉनमी इस तरह की नहीं है कि हम
इस तरह की सिचुएशन में बार बार इन मुतम्मल हो इस याशी का कि इलेक्शन हो, और एक मैंडेट आया है, हम परफॉर्म कर रहे हैं। इकोनॉमी जो जिस तरह की इन्होंने की थी पीटीआई के दौर में, इकोनॉमी को बेहतर किया है, रात दिन मेहनत की है शहबाज साहब ने। सारे मुतरफ हैं जितने भी इंटरनेशनल हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने सब ने तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सही डायरेक्शन पे है और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, पॉलिसी रेट आपके सामने है, ग्रोथ आपके सामने है, और स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है, जितने भी रिजर्व बेहतर हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बेहतर से बेहतर हो रहे हैं दिन ब दिन, और इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गए। मैं समझता हूँ कि जो अच्छी अपोजिशन होती है वो अगले इलेक्शन का इंतजार करती है और वो काम ऐसा करती है, अपना वो मेहनत करें, पाकिस्तान में थोड़ी सी एक्टिविटी पॉलिटिकल अपनी करें और अगले इलेक्शन का इंतजार करें। ठीक, राइट। अब लास्टली दो चीजें हैं जिनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है अमरीकी जरीदे के अंदर, और दूसरा एक लेटर है जो कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने एक मरतबा फिर से जो है वो अमरीकी वजीर खारजा को लिखा है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें। तो आपके ख्याल में ये जो खतूत हैं, इनसे कोई हुकूमत को कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल नहीं डाल रही। आपने देखा नहीं जिस तरह उन खतों को लिया जा रहा है और जिस तरह उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। हाँ। तो पहले भी इन्होंने कहा था कि एक अमेरिका की तरफ से कोई ट्वीट हुआ, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो इनिशियली जो उनके कोई थे ट्रंप के, तो बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दी। और बाद में यहाँ जो उनके आए थे एक बड़े बिजनेस टाइकून पाकिस्तान अमेरिकन, एक डेलीगेशन आया था जो हेड कर रहे थे वो, तो वहां पे उन्होंने ये बात की थी इधर पाकिस्तान में कि उनको कुछ वीडियो आदि दिखा के उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उन्होंने वो ट्वीट कर दी, जो वापस ले ली गई और उसको डिलीट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े इशू हैं, इतने बड़े मामलात हैं इमरान खान के लिए, खात्मा है चंद लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इनकी अपनी, हमारे कांग्रेस के लोग जो हैं वहाँ अमेरिका में वो मेंबर जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पाकिस्तानी हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करते हैं या लॉबी करते हैं, या जिस तरह की वहाँ पे लॉबी का एक सिस्टम है, आपको तो पता है जिस तरह वहाँ पे लॉबी होती है। तो वहाँ पे अगर किसी ने कोई खत लिख दिया चंद कांग्रेसमैन ने, तो उससे कोई फॉरेन मिनिस्टर ने क्या आगे से कहा है उनको, कोई उन्होंने कोई आगे से कोई उस पर आगे कोई उसको बढ़ाया उसका उनके खात को कि जी हाँ आपका खाता बड़ा अहम है और अहम है, इस पे कुछ काम करेंगे। ये हमारा इंटरनल मामला है, यहाँ के लॉज हैं, कानून हैं, अदालतें हैं, उसके जरिए काम सारे हो रहे हैं। एक केसेस हैं, अदालतें बिल्कुल हैं, और उस अदालतों में जाके अपने केस फाइट करें, और अगर ठीक हैं तो ठीक हैं, अगर गलत हैं तो पता चल जाएगा केसेस गलत हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक इन्होंने खड़ा किया हुआ है। पहले आपको पता है कि जब अमेरिकन इलेक्शन से पहले जिस तरह का शोर शराबा करते थे जी, और जिस तरह इलेक्शन रिजल्ट आ गया तो उन्होंने कहा बस आज ही बात बन जाएगी। तो बात बात बननी इधर ही है, इधर ही फैसला वो बनी नहीं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के मौकफ के हवाले से इन इश्यूज के ऊपर। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, जब वापस आएंगे तो कुछ बात होगी क्रिकेट की कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जो कारकर्दगी है वो इस कदर इस टूर्नामेंट के अंदर क्यों खराब रही। आमिर सुहेल हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी क्रिकेट टीम ने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की टीम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट की मेजबान होने के साथ साथ दिफाई चैंपियन भी थी, न्यूजीलैंड और भारत से बड़ी शिकस्तों के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। इस कारकर्दगी के बाद साबिक क्रिकेटर्स कौमी टीम का मवाजना कमजोर तरीन टीमों से करने लगे। ये भी डिविलियर्स का यह कहना था कि अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी अब बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी हो चुकी है। शायकीन ने क्रिकेट सवाल उठा रहे हैं कि कौमी टीम आईसीसी के मेगा इवेंट्स में नाकाम क्यों हो जाती है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिसने चंद माह पहले ही ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर 22 साल बाद वनडे सीरीज में हराया, जनूबी अफ्रीका को उसके ही मैदानों में व्हाइट वॉश किया था, हम उसके बाद कारकर्दगी में ऐसा यूटर्न आया कि सभी हैरान हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स पे पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी मामूल बन चुकी है। गुज़िश्ता 18 माह में क्रिकेट टीम तीसरे आईसीसी इवेंट के पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी। साल 2023 में एशिया कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद आईसीसी वनडे जो वर्ल्ड कप था उसके पहले ही राउंड में मेगा इवेंट से बाहर हुई थी। इसके बाद गुज़िश्ता साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अमेरिकी क्रिकेट टीम से शिकस्त के बाद बहुत बुरे अंदाज में उस मेगा टूर्नामेंट से भी पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। जब आलमी कप T20 हारे तो चेयरमैन पीसीबी समेत सबने बात की कि अब सर्जरी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त भी सर्जरी नहीं हो पाई। माहिरीन क्रिकेट का यह कहना है कि अब हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान पुराने अंदाज के क्रिकेट खेल रहा है, जदीद क्रिकेट के तकाजे कुछ और हैं। अब ये जो आईसीसी के बड़े इवेंट्स हैं, इनमें कौमी टीम क्यों नाकाम हो जाती है? हमारी क्रिकेट में क्या मसला है? और ये मसला खिलाड़ियों के साथ है कि वो बड़े मैचेस में प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, या फिर टीम की जो सिलेक्शन है, प्लेयर ग्रूमिंग है, उसका जो है वो मसला है, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से उसकी गवर्नेंस हो रही है या मैनेजमेंट है, वो इसका खराब कारकर्दगी का जिम्मेदार है। ये वो सवालात है जिनके जवाब जो है वो हम लेंगे। आमिर सुहेल पाकिस्तान के अब क्रिकेटर मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद है। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर सुहेल साहब, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है शायकीन क्रिकेट, जितने क्रिकेट देखने वाले हैं, कि हमारी कारकर्दगी इसमें एक डिक्लाइन जो है वो मुसलसल जो है वो देखा जा रहा है, और अब कौमी टीम जो है वो गिरते 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 बहुत नीचे लेवल तक जो है वो आ गई है। इस कंसर्न को और कारकर्दगी को क्या वाकई ये जेन्युइन कंसर्न है? देखिए, कंसर्न्स तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूं कि टीम को लेके अभी आपको इतना ज्यादा जो है वो डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है। जो आपको करने की जरूरत है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इस मुकाम तक पहुंची है, उसकी रीजंस क्या है। मैं फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट करना है कि भी हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है स्ट्रक्चर के ऊपर, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? आपके पास प्लेयर डेवलप क्यों नहीं हो रहे? आपके पास इतने ज्यादा बेंच के ऊपर प्लेयर नहीं है कि उनको आप किसी और से रिप्लेस कर दो। आपके पास ओपनर नहीं है, अभी आपने बाबर आजम को ओपन करा दी, तो ये बता रहा कि आपका स्ट्रक्चर जो है उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जब तक आप वो जो एलिमेंट्स हैं, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़े अरसे से चिमटे हुए हैं, डिफरेंट रूल्स में आ जाते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर, सबसे पहले तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ देम। और ये देखना कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप किस वजह से नहीं हो रहे। देखिए, आपके पास बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर आए। पीएसएल को कहा जाता था कि ये बॉलर्स का इवेंट है, आईपीएल को कहा जाता था ये बैट्समैन का है। आप मुझे एक बॉलर बता दें जो आपका डेवलप हुआ हो। आते हैं, पीक करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। बैट्समैन आप मुझे बता दें, आपको कोई नजर नहीं आ रहा। सो ये इसकी वजह यह है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, दे आर नॉट डिलीवरिंग, और उसके साथ साथ आपके स्ट्रक्चर को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जब तक ये वाला आप ऑडिट नहीं करेंगे तो आप और मैं बैठ के ये एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप ये देखें कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, इन्होंने क्या डिलीवर किया है। जब आपको इसके जवाब मिलेंगे, देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी क्रिकेट की जो स्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी लेके आ सकते। राइट, लेकिन आमिर सुहेल साहब, अब ये मसला जो है, जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्या ये खेलने वालों का मसला है या फिर जो है वो ये खिलाने वालों का मसला है? देखिए, ये एक किस्म की लिटनी है, लिटनी ऑफ मिस्टेक्स है जो हमने कमिट की हुई है, जिसका हमें खुमियाजा जो है हर दफा जो बड़े टूर्नामेंट में भुगतना पड़ता है और आपको झेलना पड़ता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली बेन है। जब तक हम लोग इन चीजों को बेहतर नहीं करेंगे, देखें, प्लेयर डेवलप होता है अच्छी एडवाइस के साथ और उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो आगे चलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो आपका मेरिट नहीं है।
आपके जब ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात करते हैं, चूंकि आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खिलाओ, तो उसमें यह होता है कि हकदारों का हक मारा जा रहा है। आपको अक्सर सुनाई देता होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। ये मैं बहुत अरसे सुन रहा हूं। देखिए, एक मुल्क में जो सबसे ज्यादा रिवेयर्ड स्पोर्ट क्रिकेट हो और उसमें टैलेंट ना हो, हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, तो मेरा ख्याल है ये तो एक किस्म की पॉलिसी है। टैलेंट है लेकिन आप उस टैलेंट को चैनलाइज नहीं कर रहे, आप उसको डिसहार्ट करते हो, क्योंकि कई प्लेयर्स हैं, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनके पास सिफारिश नहीं है, उनके पास कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जो उनकी बात आगे जाके करे, क्योंकि मेरिट नहीं है, कोई आपका सिस्टम नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। सो आई थिंक मैं तो चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इट्स हाई टाइम, एक्सक्यूज मी, कि आप इन चीजों को देखें, और साथ में पैटर्न इन चीफ जो है पाकिस्तान के क्रिकेट के, उनको भी देखना है कि भाई अगर हम यहां पे पहुंचे हैं तो उनकी वजूहात क्या है, और उसके मुताबिक वो भी फैसले करें। ठीक है, राइट। लेकिन आमिर सुहेल साहब, अब ये असल एक इशू जो आ रहा है हमारी टीम के साथ, वो इन बड़े टूर्नामेंट्स का आ रहा है। देखिए, कुछ बायलैटरल सीरीज उसमें तो हमारी कारकर्दगी ठीक थी, मुनासिब थी, लेकिन ये जो बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि टीम परफॉर्म करने से बिल्कुल ही कासिर है, पहले राउंड से ही हम आगे नहीं जाते। तो आपके ख्याल में इन टूर्नामेंट्स में टीम के साथ जो है वो ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, बात यह है कि आप वो वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको जो है हजीमत उठानी पड़ती है। मैं आप ये आईसीसी चैंपियन और आईसीसी इवेंट्स की बात करें, मैं ये कहूंगा कि आज तक पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया। हम जाके साउथ अफ्रीका में हरा के सीरीज नहीं जीत पाए, टेस्ट मैच सीरीज की बात कर रहा हूं। जब ये वाला चैलेंज आप रखेंगे ना अपने सामने कि ये हमने करना है, तो फिर आईसीसी इवेंट्स जो है दे विल बी टेकन केयर ऑफ। आप अपने लिए चैलेंज तो कोई लेके आए ना। अच्छा, जब चैलेंज लेंगे और चैलेंज लेने के बाद आप जब चीजों को स्टडी करेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिलीजेंस चाहिए, और आपको पता है डिलीजेंस जो है वो मदर ऑफ सक्सेस है, तो जरूरत है डिलीजेंस करने की। और फोरमोस्ट मैं फिर कहूंगा, आई एम स्ट्रेसिंग कि जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। राइट, ठीक है। लेकिन आमिर सुहेल साहब, अब इसमें एक जो क्रिटिसिज्म टीम पर आ रही है वो ये कि टीम अभी भी पुराने स्टाइल की जो है वो क्रिकेट खेलती है, और क्रिकेट जो अभी नई क्रिकेट हो रही है ये उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। ये जो क्रिटिसिज्म है, ये कुछ हमारे क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से भी आ रही है। डू यू एग्री विद दिस? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, हम जो है वो चीजों को मिसकंस्ट्रू करते हैं। अब जो क्रिकेट है, अब जो ओडीआई क्रिकेट है, देखिए पॉजिटिविटी तो आ गई हुई है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें सिंगल नहीं लेनी आती, हमारे प्लेयरों को बेसिक्स जो है वो नहीं आती। हम जो है वो स्ट्रेस करते हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर, और हम लोग स्ट्रेस करते हैं पेस के ऊपर। आपके सामने ये इंग्लैंड के बॉलर्स के पास सबसे ज्यादा पेस है ना, कितने पिटे हैं। आपके बॉलर थे मोहम्मद आसिफ, उनकी पेस 125 और 130 के अंदर थी, कितने वो लीथल बॉलर थे। आपने आर्ट सीखना है, आर्ट तब आएगा जब आपके स्किल्स लेवल ऊपर होगा। आप एज ए बैट्समैन आपकी डिफेंसिव, एज ए बॉलर आपकी डिफेंसिव टेक्निक स्ट्रांग होगी। उसके बाद आपको आर्ट आता है रन स्कोरिंग का, बॉल स्ट्राइकिंग का और विकेट हासिल करने का। सो हम वहां पे बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम जो है चीजों को मिसकंस्ट्रू करते हैं। अब जो कंटेम्पररी ओडीआई क्रिकेट है, पहले होता था पहले 15 ओवर आपने जाके वो इनिशिएटिव स्नैच करना होता था, अब आपके पास है 3 पावर प्ले। सो आपको डिवाइड करना है अपनी इनिंग्स को 3 फेजेस में, और एज ए बॉलिंग यूनिट भी आपने उसको डिवाइड करना है 3 फेजेस में। मिडिल फेज जो है बैटिंग में भी और बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखा होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा से ज्यादा पहले 10 ओवर्स में कितने रन बने? 70, ठीक है, 6-7 की एवरेज से। उसके बाद इनिंग्स जो है वो
जो मूव करना शुरू करती है। हम हर चीज में जो है वो चौकों छक्कों को ले आते हैं, वेयर एज दूसरी टीम में जो है ज्यादा उनका रिलायंस जो है वो सिंगल्स के ऊपर है। जब आप सिंगल्स फ्रीक्वेंटली करते हैं तो बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है, उसमें वो सिंगल रोकने के लिए ट्राई करता है चीजें, आपको चौके भी मिलते हैं। सो हमें जो है अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना है, हमने जो कंटेम्प्रेरी डिमांड्स है उसको देखना है। हर क्रिकेट जो है वो T20 क्रिकेट नहीं है कि आपने जो है स्ट्राइक रेट को देखना, और स्ट्राइक रेट भी जब आप बात करते हैं तो जो ग्रेट प्लेयर्स हैं T20 के, उनका स्ट्राइक रेट जो है 135 के करीब है, इसलिए उनकी एवरेजेस बहुत ज्यादा है और हम कहते हैं कि 150 का होना चाहिए। सो हमने चीजों को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अस क्रिकेटर्स। जो क्रिकेट यहां पहुंची है वो हमारी वजह से पहुंची है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम, आपका कहना ये है कि हम एक फॉर्मेट पे दूसरे फॉर्मेट की जो है वो क्रिकेट खेले। लेकिन अब मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट है या प्लेयर ग्रूमिंग उसे कह ले, ये किस तरह से हो सकती है? क्योंकि देखिए PSL है, वहां से नए प्लेयर्स आ रहे हैं, टैलेंट सामने जो है वो आता है, लेकिन इनको हम फर्दर किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए? देखिए, आप सबसे पहले तो आपको अपनी क्लब क्रिकेट रिवाइव करनी है। स्कूल्स भी आप वहां पे भी स्पोर्ट्स रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन वो इनिशिएटिव और वो जो है सख्त स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। देयर इज अ वे अबाउट इट। अगर आपकी विल हो तो आपको वे मिल ही जाता है, लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो दीवाने का ख्वाब हो सकता है, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता चल सका कि स्पोर्ट्स जो है इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, और पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है वो आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। सो ये तो एक दीवाने का ख्वाब ही होगा, क्योंकि इनको इन चीजों का इतराक नहीं है। जहां तक आप प्ले डेवलपमेंट देखिए, PSL शोकेस करता है टैलेंट, उसके बाद डेवलप करना जो है, जो उनके साथ ह्यूमन रिसोर्स जो है इन्वॉल्व होता है, उन्होंने इनको डेवलप करना है। और आप देखें, आपको बयान नजर आ रहे होंगे कि वो फलां जो है वो इस वजह पीछे, इन लोगों ने इनके साथ काम किया हुआ है और आज तक आपको वो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। सो मैं वही फिर वहां से वापस आऊंगा, इट्स हाई टाइम एंड इट्स वेरी इंपैरेटिव कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड में ह्यूमन रिसोर्स का, स्पेशली जब क्रिकेट एस्पेक्ट की आप बात करते हैं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर। बात कर रहे थे टीम की कारकर्दगी पर, और ये ICC टूर्नामेंट्स के अंदर मुसलसल टीम का जो एग्जिट है वो पहले राउंड में हमने देखा, इससे पहले भी T20 में भी। ये क्या वजह है कि टीम जो है वो इन बड़े टूर्नामेंट्स में मुसलसल नाकाम हो रही है और आगे नहीं बढ़ पाती? इसी पर बात हो रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी इनखला के वक्त जो छोड़ा गया असलहा था और बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार देते हुए अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार जो बाइडेन इंतजामिया को करार दिया। उनका यह कहना था कि हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफल्स, 70,000 बख्तरबंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। हम छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। हम बगराम एयरबेस जो है वो अफगान तालिबान से वापस लेंगे। अब दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भी कहा था कि अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी असलहे को और इन हथियारों को दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर भी पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के कई वाक़यात हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान में फितना अल खवारिज को दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं। साल 2024 में 600 से ज्यादा हमलों में बेशतर जो हमले थे वो अफगान सरजमीन से किए गए।
अब डोनाल्ड ट्रंप का जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान है और इससे पहले जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मसूद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान अरसे से ये कहता आया था कि ये असलहा है, इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है। अब ये जो बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, क्या वाकई ये पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ही तायीद है? आई थिंक इसमें जो बाइडेन इंतजामिया थी, अब पता है जो दोहा डील थी अल्टीमेटली जनरल खलीलजाद ने करवाई थी, और ये बेसिकली एक 2 नंबर आदमी था, और अल्टीमेटली जो यूएस इंटेलिजेंस है उन्होंने भी आई थिंक डबल गेम की। ये जो असला डिलिबरेटली छोड़ा गया, इसमें से काफी सारा असला ले जाया जा सकता था, स्मॉल आर्म्स है, ट्रक्स को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था, लेकिन अच्छा इसके अलावा जो है एडिशनल आई थिंक इंफॉर्मेशन आती रही, लेकिन समहाउ जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट के लिए इस पे चैलेंज किया जाए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। वो थी $87 मिलियन पर वीक जो कैश में आता था, और ये सारा अडम ने कहा जो CIA की ऑपरेटिव है, उसके अलावा अहमद मसूद ने कहा जो भी रेजिस्टेंस फ्रंट को लीड कर रहे हैं। तो ऑल टोल्ड भी 17 से 20 अरब डॉलर तक तो बाइडेन इंतजामिया दिया आफ्टर द विड्रॉल, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज कि एक तरफ आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एक तरफ आप फंड कर रहे थे। मेन एम यही था कि इसको इस्तेमाल किया जाए रीजन के साथ। आई थिंक ट्रम्प ने बड़ा क्लियर लिखा, ये आई थिंक खुशाइंद है कि एक्नॉलेजमेंट है दोनों चीजों की, बिलियंस ऑफ डॉलर भी आपने दिए, और अभी एक और है कि आईसिस ने इसमें पंजे अपने गाड़ लिए या आपके बेस बना लिए। अभी ताजिकिस्तान को थ्रेट है, जो है मुराद कलीमोव है, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, वो वहां पे है तखार में। तो रीजन को पूरी ईरान दीवार बना रहा है, कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की, रशियन परेशान है। तो आई थिंक ट्रम्प का ये जो एम है तो डिसआर्म जैसे वापस लेने का, इस पे आई डोंट नो फाइनली कैसे स्ट्रेटजी जो है वो ऑन ग्राउंड आएगी। इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। और तालिबान भी इस वक्त देखा है तो आइसोलेट हो रहे हैं। पहले एक आप कह लें कुछ पाकिस्तान में अपने तबके थे जहाँ पे कुछ आप कह लें कि एफिलिएशन थी या एक गुडविल थी, वो खत्म होगी बिकॉज पैदर पे उन्होंने सपोर्ट किया खारिज को, जिनके आई थिंक 100% सपोर्ट किए गए। तो उसमें एक ही बई खा अगर था रीजन में, वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो इस वक्त अमरीका अगर स्टेप लेता है, आई थिंक तालिबान विल बी हाईली आइसोलेटेड, और मुझे तो ये रजीम जो है एक साल ज्यादा चलती नजर नहीं आता। जी अच्छा, लेकिन अच्छा तो लेकिन ये जो पहले मैं जरा जानना चाहता हूँ, ये जो असलहा वापस लेने वाली बात है और बग्राम एयरबेस की भी उन्होंने बात की, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है किसी तरह से? ये जो असलहा छोड़ के गए हैं, क्या इसकी वापसी का कोई तरीका हो भी सकता है या नहीं? देखिए, इसमें तालिबान ने तो आगे से आई थिंक रिस्पॉन्स दिया है, चाहे जबीउल्लाह मुजाहिद है या इनके आई थिंक डिप्टी मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि जी आई थिंक इनकी आर्मी चीफ है सो कॉल्ड कि जी आप आके ले लें, लेकिन इस तरह होता नहीं है, इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। देखिए अभी अफगानिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही है, बाय एंड लार्ज डिस्कस नहीं होती पाकिस्तान में, जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस है, जो भी अफगान रेजिस्टेंस कहला रही है, उसमें काफी सारे ग्रुप्स हैं। यूनुस खालिस का है, हिजब इस्लामी जो है वो भी आई थिंक नॉट वेरी हैप्पी विद 2 करोड़ खवातीन बंद है। तो एक तो अंदर आई थिंक एक लावा पक रहा है, और प्रोबेबली अगर कोई चेंज आनी है तो फिर रजीम चेंज की फॉर्म में आएगी, और उसमें बड़ा आसान है कि आप ऐसे ग्रुप्स को फिर सपोर्ट करना शुरू कर दें जो तालिबान के खिलाफ हो, और फिर एक तरीके से इसको आपके रजीम को पलटा दिया जाए। मतलब ये कुड भी जो CIA पहले भी करती रही है। बाकी ये है कि पहले पाकिस्तान डेफिनेटली सारी दुनिया को पता है कि एक मॉरल सपोर्ट रही, डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपने किया, आपने कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे, लेकिन आपको आई थिंक जवाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उसकी जो पॉलिसी थी। इट्स गुड थिंग पाकिस्तान ने रिव्यू की, ये जो है इनसे जब से काउ डाउन होके, और आप जो है जैसे आपको बॉब बीट करें और आप साथ साथ, ऐसा नहीं होगा। वी आर फाइटिंग इट आउट विद इन पाकिस्तान। अभी नौशहरा में आपको पता है कोड़ा खटक में जो इतना अंदोनाक वाकया हुआ, और ये एक और आई थिंक सबूत है इस चीज का कि हायर्ड गन है। बिकॉज अगर हकानी का अगर आप बेस देखें तो ये कोड़ा खटक ही है, और इस मदरसे की बड़ी कदर मंजिलत है। तालिबान के काफी सारे लीडरशिप आज भी जो इसके स्टूडेंट्स रहे हैं, और इसको एक फादरली इंस्टीट्यूशन समझा जाता। तो वहां पे अगर आप टारगेट करते हैं एक मस्जिद के अंदर, तो इट्स नॉट इस्लामिक। मेरे ख्याल में सिर्फ हायर्ड गन्स है और भी एजेंसियों के हाथ में खेल है, लेकिन इनके डेज नंबर्ड है। और मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब देखिए, इसमें ये पहले भी मुख्तलिफ हवालों से और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर मामला आते हैं उनके हवाले से कहा जाता रहा कि एक काबुल ग्रुप है, दूसरा कंदाहारी ग्रुप है, और इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं। तो इस सिचुएशन को भी आप देखते हैं, ये अंदरूनी तौर पर जो अफगान हुकूमत के मामलात हैं या अफगान ग्रुप्स जो हैं वो भी असरअंदाज हो रहे हैं इन मामलात के ऊपर? जी बिल्कुल। अभी जो है आई थिंक जो कंदारी और काबुल ग्रुप है, जिसमें एक तरफ हकानी है, राजद हकानी का ग्रुप है, जो डिफेंस मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर सॉरी,
और साथ फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला उमर का अपना जो बेटा है जाहिद, वो इनके साथ है। और बाय एंड लार्ज आपने देखा कि इसमें अब्बास तारंगज़ई वगैरह फाइनली छोड़ के चले गए। एक तो लीडर यूएई गए और वापस नहीं आए, तो वहाँ पे एक बड़ी डिवीजन है। जो पॉलिसीज है स्पेशली खवातीन के बारे में, तालीम के बारे में, स्पोर्ट्स पे है, बाबर शॉप्स बंद है, इस पे आई थिंक हक्कानी का ये था कि जी आप साथ चले दुनिया के, इस तरीके से नहीं चल सकते। लेकिन सब मुल्ला हैबतुल्लाह समझते हैं कि ही कैन डू अवे विद इट। तो मेरे ख्याल में ये एक डिवीजन का भी एक फैक्टर है। और ये जो अटैक भी हुआ है प्रॉब्ली एक मैसेजिंग थी फ्रॉम अफगान तालिबान टू हक्कानी, क्योंकि उनके पहले सिराजुद्दीन हक्कानी के जो अंकल है बदरुद्दीन हक्कानी को असैसिनेट किया गया काबुल के अंदर। तो एक डिवीजन तो नजर आ रही है। शायद आई थिंक ये रीडिंग सारे रीजनल कंट्रीज हम देख रहे हैं, चाइना देख रहा है, रशिया देख रहा है, और अहमद मसूद बहुत ज्यादा एक्टिव है। नॉर्दर्न अलायंस जो है, ताजिकिस्तान इज नाउ वेरी वेरी एक्टिव, बिकॉज उनको भी पता है कि इस तरफ आएगा। तो मेरे ख्याल में जो डिवीजन है, आई वुड से कि इट इज बेटर फॉर द रीजन। अगर यहाँ पे एक मॉडरेट ग्रुप आ जाए जो उस रीजन को साथ लेके चले और आवाम का भला करे, और 85% इस वक्त जो हालत है कि अपना फूड शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं लोग, वेल न्यूट्रिशन है, बच्चे भी नॉट गेटिंग जो है जो उनको लेट्स से राइट्स, खवातीन तो बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो आई डोंट थिंक सो आजकल के दौर में तंजीम जो है वो कामयाब हो सकती है। दे हैव टू लुक इनटू इट। ठीक है, राइट। और ये जो दीगर हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हमने देखा मुख्तलिफ ग्रुप्स बने, इस पर डायलॉग भी होते रहे। ये जो असलहे का मामला है, इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? असलहा और अफगान सरजमीन का दीगर मुल्कों के खिलाफ जो इस्तेमाल है। आई थिंक दो बड़े फॉर्मेट है, क्विकली आई गो ओवर। एक तो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, जो अफेक्टेड है, और जो बड़ा क्लियरली सितंबर में लास्ट में कहा था जी कि प्रेजेंट इफेक्ट। फिर आ जाता है मॉस्को फॉर्मेट, जिसमें एक्सटेंडेड सेंट्रल एशिया है, रशिया में होता है इसका इजलास, और वहां पे मुत्तकी साहब को बिठा के आ जाता है कि आप बंद करें, बिकॉज एवरीबॉडी इफेक्ट। तो मेरे ख्याल में रीजन में तालिबान ने कोई ज्यादा खैरपाई हासिल नहीं की। सबसे बड़ा बई खा था पाकिस्तान, उसको भी लूज कर दिया। आई वुड से दे हैव लॉस्ट इट अनलेस दे रिव्यू द पॉलिसी। तो दो तंग है, बिकॉज यू कांट हैव दिस थिंग कि जी ताजिकिस्तान में टेररिज्म हो गया, आप पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करें। ईरान में आपने देखा है कि तो जस्ट अदल वगैरह वो अटैक करते हैं वहां से। अब आईसिस सर उठा रही है, तो ऑल टोल्ड आई थिंक बैड ओमेन फॉर देम अनलेस दे रिव्यू देयर पॉलिसी और बिल्कुल इसको खत्म करते हैं। ठीक है, नहीं करते फिर बात करते हैं। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हक मौजूद थे और बात कर रहे थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं तो अमेरिकी सदर की कुछ और बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमरीकी व्हाइट हाउस में गुज़िश्ता रोज सफारतकारी की तारीख का एक अनोखा वाक़या पेश आया। कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात उस वक्त तल्ख कलामी में तब्दील हो गई जब अमरीकी सदर और नायब सदर ने यूक्रेनी सदर पर अमरीकी इमदाद के बदले उनका शुक्रगुजार ना होने का इल्जाम लगाया। सियासी मुबस्सिरीन ने इसे दुनिया की जदीद सफारती और सियासी तारीख का एक अनहोना वाक़या करार दिया जब दो अहम मुल्कों के सदूर मीडिया नुमाइंदों के सामने बराह रास्त इस तरह से एक दूसरे के साथ उलझ पड़े और उनकी जुबानी झड़प को दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने बराह रास्त देखा। सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा, आप हमारी वजह से इस जंग से निकल सकते हैं। अगर आपकी फौज के पास हमारा दिया हुआ असलहा और अस्करी साजो सामान नहीं होता तो ये जंग हफ्तों में ही खत्म हो जाती। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से सवाल भी किया कि क्या आपने एक बार फिर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया? आपको अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, आप अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। इस मौके पर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस जो थे वो भी आ गए और उन्होंने लुकमा देते हुए ज़ेलेंस्की से कहा कि आपके अल्फाज इंतहाई गैर मुनासिब हैं। इस पर ज़ेलेंस्की ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन अमेरिकी सदर और नायब सदर बार बार उन्हें टोकते रहे। ऐसे में अमेरिकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान कीमती मादनियात के उस माहिदे पर भी दस्तखत नहीं हो सके जो ट्रंप के मुतालबे पर अमेरिकी इमदाद के बदले यूक्रेन ने उन्हें देने का वादा किया था। कुछ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके फौरन बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस
छोड़ने का कहा गया, जिसके बाद वो बाहर आ गए और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उन्हें जाते हुए किसी आला ओहदेदार ने रुखसत तक नहीं किया। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन को जंगबंदी के लिए समझौता करना होगा, क्योंकि रूस पहले ही यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम अपनी ज़मीन पर मौजूद एक कातिल के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस में होने वाले इस वाक़े के बाद यूरोपीय ममालिक जो हैं, उन्होंने अमेरिका की बजाय यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी शो की है और यूक्रेन के सदर की हिमायत में भी बयानात दिए हैं। अब देखना यह है कि इस वाक़े के बाद 3 साल जो ये जंग जारी रही है रूस और यूक्रेन की, अब ये जो इस तरह के वाक़यात है और ये जो ख़ास तौर पर व्हाइट हाउस में जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ है, क्या ये इस जंग पर कोई असर डालेगा या नहीं। और फिर यह भी देखना है कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के ताल्लुकात पर इसका जो है वो क्या असर है। आज के प्रोग्राम से इतने। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।